Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 12 Subhashit Saptakam of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 9th Sanskrit textbook. Chapter 12 Subhashit Saptakam. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 सुभाषित सप्तकम। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया होता है, तो वो हम देख लेते हैं। सुभाषिता एपिग्राम मीन्स ब्यूटीफुल सेइंग और अ मोरल। इन संस्कृत देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ द एपिग्राम. One is that these are small verses which are able to contain an ocean of wisdom in a small vessel. These have been continuously sung by common people and kept alive down the ages. They nourish life. Moreover, Sanskrit epigrams are the nutrition and sustenance of universal feeling as well as the stream of samskara traditions. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि सुभाषित सूक्ति का अर्थ है एक सुंदर कहावत या नीति। संस्कृत में सूक्ति की अनेक विशेषताएं हैं। एक तो यह है कि यह छोटे छोटे श्लोक हैं और जो एक छोटे से बर्तन में ज्ञान का सागर समेटने में सक्षम है, जिसको हम गागर में सागर बोलते हैं। ठीक है, इसे आम लोगों के द्वारा लगातार गाया जाता है और सदियों से जीवित रखा गया है। मतलब लोग गा गा करके इसका प्रचार प्रसार कह लीजिए या इसको गा गा करके ही सदियों से इसको जीवित रखा गया है। वे जीवन का पोषण करते हैं। इसके अलावा संस्कृत सूक्तियां सार्वभौमिक भावनाओं के पोषण और पोषण के साथ साथ संस्कारों यानी कि परंपराओं की धारा भी हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? Our ancestors composed these epigrams based on the values that they imbibe in their wisdom and these are popular to this day. यानी कि हमारे पूर्वजों ने इन सूक्तियों की रचना उन मूल्यों के आधार पर की थी जिन्हें उन्होंने अपनी बुद्धि में आत्मसात किया था, यानी कि याद करके रखा हुआ था और ये आज भी लोकप्रिय है। थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं। These epigrams of a bygone age and still relevant even today. These epigrams without any discrimination show the path of living a happy and idle life. मतलब कि थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि बीते युग की ये सूक्तियां यानी जो पिछले जमाने की ये सूक्तियां हैं आज भी प्रासंगिक है। ये सूक्तियां आज भी बिना किसी भेदभाव के सुखी और आदर्श जीवन जीने की राह दिखाती हैं। और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है वी शैल हियर लर्न 7 एपिग्राम्स विच आर लाइक प्रीशियस जेम्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड वट एवर values we learn from them we shall try to imbibe in ourselves. तो लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि हम यहाँ पर 7 सूक्तियों को सुनेंगे। टोटल 7 सूक्तियाँ 7 वर्सेस दिए गए हुए हैं जो संस्कृत भाषा के अनमोल रत्नों के समान हैं और हम उनसे जो भी मूल्य सीखते हैं उन्हें अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ अच्छी अच्छी बातें इन 7 सूक्तियों में बताई गई हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे और सीखेंगे। और अभी हम हिंदी में ट्रांसलेशन सीखेंगे और
चैप्टर के एंड में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट जो दे रखा हुआ है श्लोक, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनै शनै। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि शनै पंथा, पंथ क्या होता है, रास्ता होता है, और शनै यानी कि धीरे धीरे। तो रास्ता जो है वो धीरे धीरे पार किया जाता है। रास्ता तो धीरे धीरे ही पार होगा। अगर हमको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम चल करके रास्ता पार कर सकते। एक बार में तो हम यहाँ से वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो कहने का यही मतलब है कि रास्ता जो है वो धीरे धीरे पार होता है। कंथा, शनै पंथा शनै कंथा, और कंथा क्या होता है, कंथा यानी कथरी या गुदड़ी, जो कपड़े का बिस्तर बिछौना तैयार किया जाता है। लेडीज क्या करती, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको छोटे छोटे कट करके बराबर बराबर पीसेस काट करके और उनसे बिस्तर बिछाने के लिए तैयार कर लेती हैं। तो यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि कंथा यानी कथरी या गुदड़ी अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है इस बिस्तर को। तो वो भी धीरे धीरे तैयार होता है क्योंकि उसमें टाइम लगता है, छोटे छोटे पीसेस काटने पड़ते हैं, कटे फटे पार्ट निकालने होते हैं, तो बहुत मेहनत से तैयार होता है धीरे धीरे, एक बार में ये तैयार नहीं होता। शनै पर्वत लंघनम, और पर्वत भी जो है अगर हमको इस पार से उस पार जाना है तो धीरे धीरे ही हम पार कर सकते हैं पर्वत को, यानी कि यहाँ से वहां तक दूसरे पार तक छलांग लगा के तो नहीं जा सकते। पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है इस पार से उस पार तक जाने के लिए। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनै शनै, तो शनैर्विद्या, और जो विद्या है वह भी धीरे धीरे आती है, एकदम से हम विद्वान नहीं हो जाते। जब हम छोटे होते हैं नर्सरी केजी से स्टार्ट करते हैं, फिर 1st से 12th तक हम पढ़ाई करते हैं और हर क्लास में हमको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती चली जाती है और इस तरीके से हम कॉलेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते। एक बार में ही हम चाहे कि विद्वान हो जाए, एक दिन में ही हमारे दिमाग में सब कुछ चला जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। तो विद्या भी क्या है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ आती है। शनैर्वित्तम, शनैर्वित्तम, वित्तम यानी कि पैसा। तो जो पैसा है वो भी कोई एक दिन में करोड़पति नहीं बनता, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसा जमा करके तो धन भी आता है। मतलब कि धन भी धीरे धीरे आता है, विद्या भी धीरे धीरे आती है, पर्वत हम धीरे धीरे पार कर सकते हैं, कथरी धीरे धीरे तैयार होती है और रास्ता भी धीरे धीरे पार होता है। ये पांचों चीजें पंचैतानि, मतलब ये सब जो पांचों चीजें हैं शनै शनै धीरे धीरे आती हैं। तो इस श्लोक का यही मतलब था कि पेशेंस रखना पड़ता है, ये पांचों चीजें धीरे धीरे आती हैं, एकदम से नहीं आती हैं। सेकंड जो दे रखा हुआ है, शीलम शौर्यम न आलस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचौर हरणीयानि पंचैतान्य क्षयो निधि। तो बोल रहा है कि शीलम शौर्यम, शीलम यानी कि अच्छा करेक्टर, गुड करेक्टर, शौर्यम यानी वीरता, न आलस्यम यानी आलस का अभाव या आलस नहीं करना, पांडित्य यानी विद्वता, मित्र संग्रह मित्रों का संग्रह, जो हमारे पास मित्र हैं अच्छे मित्रों का संग्रह जो होता है, अचौर हरणीयानि ये सब चोरी नहीं किया जा सकता है, पंचैतान्य क्षयो निधि। तो ये जो पांचों चीजें हैं कौन कौन सी, शीलम शौर्यम न आलस्यम पांडित्य मित्र संग्रहम, ये पांचों चीजें क्षय नहीं हो सकती, निधि यानी खजाना, ये चुराई नहीं जा सकती और इनका क्षय नहीं हो सकता, ये ऐसा खजाना है। फिर हम देख लेते 3rd नंबर,
थर्ड नंबर है संहति श्रेयसी पुसाम विगुणेष्वपि बंधुषु तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तंडुलाः। तो थर्ड नंबर में बोल रहा है कि संहति यानी कि साथ, संगठन या एकता हम बोल सकते हैं संहति को। श्रेयसी, श्रेयसी यानी कि कल्याणकारी, पुषाम मीन्स मनुष्यों का, विगुणेशु प्लस अपि यानी विरोधी गुण धारण करने वाले, अपि मतलब भी, बंधुषु मतलब रिश्तेदार, अर्थात विरोधी गुण धारण करने वाले रिश्तेदारों या सगे संबंधियों का साथ भी कल्याणकारी होता है। जैसे कि तुषय, तुषय किसको बोलेंगे? धान, धान का जो छिलका होता है। परिभ्रष्टा यानी अलग करना, परिभ्रष्टा यानी कि धान से छिलके को अलग कर देना। प्ररोहन्ति मतलब उगना। तंडुला यानी चावल, अर्थात अगर चावल के छिलके से, चावल जो है उसको हम छिलके से अगर अलग कर दें तो वह उगता नहीं है। धान कब उगता है? जब छिलके के साथ चावल हो तो ही उगता है। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि विरोधी गुण वाले भी जो रिश्तेदार होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि चावल के छिलके को अगर अलग कर दें तो धान उगता नहीं है, तो उसी प्रकार से विरोधी गुण वाले रिश्तेदार भी हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं, हमारे फायदे के होते हैं। फोर्थ नंबर, नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति च आत्म बलम आत्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नास्ति मेघ समम तोयम, तोयम यानी जल, तो मेघ के समान यानी बादल के समान कोई जल नहीं है, कोई पानी नहीं है। नास्ति च आत्म समम बलम, तो बताया गया है च आत्म प्लस समम अर्थात आत्मा के समान कोई बल नहीं है। नास्ति चक्षु समम तेजो, चक्षु मतलब आंख, तो आंख के समान कोई तेज या रोशनी नहीं है। नास्ति धान्य समम प्रियम, धान्य यानी कि अनाज, तो अनाज के समान कोई प्रिय नहीं है। तो फोर्थ में यही बताया गया है। अभी हम देख लेते हैं फिफ्थ नंबर। सत्यम तपो ज्ञानम हिंसताम च विद्वत् प्रणमामम च सुशीलताम च एतानि यो विदधाति स विद्वान न होक पक्षो विहग प्रयाति। तो यहाँ पर बताया गया है कि सत्य, तप, ज्ञान और अहिंसा, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, और विद्वानों को प्रणाम करना और सुशीलता, एतानि यो विदघाति यानी कि संकुरुते, अर्थात यह सब जो करता है, क्या करता है? सत्य, तप, ज्ञान और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, और विद्वानों को जो प्रणाम करता है, जो ये सब करता है, वह ही विद्वान है, वही विद्वान है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पंख वाला पक्षी, होक पक्षो यानी एक पंख वाला पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम करना और सुशीलता, यह सब गुण जिसमें हो वही विद्वान है। प्रयाति मतलब आगे बढ़ना, तो यह सब गुण जिसमें है वही विद्वान है, क्योंकि विद्वान में कई सारे खूबियां होनी आवश्यक है, जैसे सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम करना, सुशीलता। तो ये सब होगा तभी वो विद्वान है। जिस प्रकार से कि एक पंख वाला पक्षी तो होता है, लेकिन वो एक पंख से न उड़ सकता न आगे बढ़ सकता है। अभी 6 नंबर, काष्ठादग्नि जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्यत्य साध्यम नराणाम
मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलति फलन्ति। तो 6 नंबर है काष्ठाद अग्नि, यानी कि काठ में अग्नि। काठ किसको बोलते हैं? काठ यानी कि लकड़ी। मध्यमा नाद यानी बीच में, अर्थात दो काठ को रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न होती है। भूमिस्तोयम, भूमि प्लस तोयम, तोयम यानी कि जल, पानी। खन्यमानाम यानी कि खोदने पर, ददाति यानी देना, अर्थात भूमि खोदने पर जल देती है। कुआं कैसे बनता है? भूमि को खोद करके ही, जब हम काफी खुदाई कर लेते हैं तो वहां से क्या निकलता है? पानी निकलता है, यानी कि जल निकलता है। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। सोत्साह नाम यानी उत्साहेन सहिता, यानी जिसमें उत्साह हो। नस्त्य साध्यम न अस्ति प्लस असाध्यम, मतलब कि कुछ भी असाध्य नहीं है। नराणाम यानी कि मनुष्य के लिए, मतलब जिस मनुष्य में उत्साह हो उसके लिए कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। मार्गारब्धा यानी कि सही दिशा में किया गया कार्य। सर्वयत्नाः जो सारे यत्न करे, सारे एफर्ट डाले। फलन्ति यानी फलना, सफल होना या सक्सेस पाना, अर्थात सारे यत्न लगाकर सही दिशा में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। तो ये हो गया 6 नंबर। अभी है 7th नंबर। पात्रम न तापयति नैव मलं प्रसूते, स्नेहम न संहरति नैव गुणान् छिन्नोति, द्रव्यावसान समये चलताम न धत्ते, सत्पुत्र एष कुल सद्मनि को अपि दीपः। तो 7th नंबर श्लोक का मतलब है, पात्रम के 2 अर्थ है यहाँ पर, बर्तन या लायक व्यक्ति। पात्र हम बर्तन को भी बोलते हैं, और जो लायक व्यक्ति होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पात्र बोलते हैं। तापयति यानी कि गर्म होना, मलम यानी कि गंदगी, प्रसूते यानी कि उत्पन्न करना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अच्छे पुत्र की यहाँ पर दीपक से तुलना की गई है। जिस प्रकार अगर दीपक ठीक से जल रहा हो तो वह बर्तन को गर्म नहीं करता, कालिक से गंदा नहीं करता। सत्पुरुष में भी अपने कुल के लिए यही गुण होने चाहिए। स्नेह का अर्थ है प्रेम और तेल दोनों ही है, क्योंकि दीपक से सतपुत्र की को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर दोनों की ही बातें हो रही हैं। ठीक है, तो स्नेह का अर्थ यहाँ पर प्रेम भी है और तेल भी है। दीपक में तेल होना चाहिए और सतपुत्र में प्रेम होना चाहिए। संहरन्ति यानी नष्ट करना। गुणान छिड़ोति, गुणान प्लस न प्लस छिड़ोति, गुणों को नष्ट नहीं करता। जिस प्रकार से अच्छा दीपक तेल और गुणों को नष्ट नहीं होने देता, उसी प्रकार से सतपुत्र भी स्नेह और गुणों को नष्ट नहीं होने देता। द्रव्यावसान समय यानी कि पैसे खत्म हो जाने पर, द्रव्यावसान यानी द्रव्य प्लस अवसान, तो पैसे खत्म हो जाने पर या संपत्ति नष्ट हो जाने पर पता चलता है कि सतपुत्र ही कुल दीपक है, इसके समान कोई दीपक नहीं है। तो ये हो गया हिंदी में ट्रांसलेशन, और चैप्टर के एंड में इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा। ये जो इंग्लिश में हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़े उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ये ऑलरेडी आप लोग को बता दिया गया हुआ है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है ये, जो सबसे ऊपर पैराग्राफ है। ये सेकंड पैरा का है, सेकंड पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है। ये थर्ड पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है इंग्लिश का, और ये फोर्थ पैराग्राफ का
ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश में ऊपर पैराग्राफ दे रखा है। और चैप्टर का इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर के बिल्कुल एंड में दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में नाउन दे रखा हुआ है, फेमिनाइन, न्यूटर, जेंडर, एडजेक्टिव, कंपाउंड, एडवर्ब, रूट, ठीक है, सारा कुछ दे रखा गया हुआ है। नोट्स दे रखा है, ये तो आपको खुद से ही करना है, पढ़ना है, लर्न करने की चीज़ें हैं चैप्टर में जो जो आए हुए हैं। और संधि दे रखा हुआ, चैप्टर में जो संधियाँ आई हुई हैं। एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, विकल्प में से समुचित उत्तर देखना है। तो पहला है पुसाम श्रेयसी का, सन्निधि क नंबर, ख संहतिः, ग संगतिः, घ सम्मतिः। तो संहति हो जाएगा ख नंबर। तो चैप्टर पढ़ा है तो कर ही सकते हैं अपने आप से। सेकंड नंबर देख लेते हैं, न होक पक्षो डैश प्रयाति, क रथ, ख अश्वः, ग विहगः, घ मत्स्यः। ग नंबर इज राइट आंसर। थर्ड नंबर, मेघ समम किम न अस्ति, क तोयम, ख बलम, ग तेजः, घ धान्यम। क तोयम इज राइट ऑप्शन। फोर्थ, कुल सध्यनि क दीपक, क सत्पुत्रः, ख शिक्षित पुत्रः, ग आत्मज, घ शूरपुत्रः। क सत्पुत्रः इज राइट आंसर। फिफ्थ नंबर, केषां नराणां कृते किमपि असाध्यं नास्ति, क साहसिकानां, ख नास्तिकानां, ग सोत्साहानां, घ धनिकानां। ग इज सोत्साहानां, राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट पेज। 6 नंबर, विहगः शब्दस्य पर्याय शब्दः कः। विहग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क विटपः, ख तथापि, ग खगः, घ एक पक्षः। ग इज राइट ऑप्शन, खगः। 7th नंबर, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर इन दिस लेसन। पानी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? क तोयम, ख वारि, ग जलम, घ सलिलम। तो ये सारे ही पानी के पर्यायवाची हैं, बट जो चैप्टर में आया हुआ है पानी के लिए तोयम वर्ड आया है, तो क राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाः उत्तरम लिखत। एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। थर्ड नंबर, रेखांकित पदानि आघृत्य प्रश्नवाक्यम रचयत। इसका भी आगे आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पर। वर्ग सहितम अनुनासिक पदम लिखत, ये भी आपको आगे मिल जाएगा आंसर। श्लोक पूर्ति कुरुत, ये भी मिल जाएगा आगे। मातृभाषायाः उत्तरम लिखत, ये भी आगे आंसर मिलेगा। अनुवादम कृत्वा अर्थ विस्तारम बोधम च लिखत। तो ये सारे आंसर्स आगे मैं करा देती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? एक वाक्येन संस्कृत भाषायाः उत्तरम लिखत। तो थोड़ा बहुत हेर फेर यहाँ होता है, उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, सारा कुछ चेक करके यहाँ कराया गया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कानि पंच शनै शनै भवति। क्या 5 धीरे धीरे होता है? तो चैप्टर पढ़ा है ना, तो बहुत डिटेल तो बताना नहीं है। उत्तरम पंथाः कंथा पर्वत लंघनम विद्या वित्तम च एतानि 5 शनै शनै भवन्ति। कीदृशा तंडुला कदापि न प्ररोहन्ति। किस प्रकार का चावल कभी भी उगता नहीं है?
तो उत्तर है तुषेः परिभ्रष्टा तंडुलाः कदापि न प्ररोहन्ति। थर्ड नंबर, खन्यमानां भूमिं किम ददाति, खोदने पर भूमि क्या देती है? खन्यमानां भूमि तोयं ददाति। फोर्थ नंबर, पात्रम कः नैव तापयति, पात्र को कौन गर्म नहीं करता है, बर्तन को कौन गर्म नहीं करता है, या सतपुत्र को कौन गर्म नहीं करता है? सतपुत्र रूपः दीपः पात्रम नैवं तापयति। पात्रम और पितरो दोनों ही दिया गया है, मतलब कि पात्र, पितरों का भी मतलब यहाँ पर पात्र ही है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यम रचयत। तो कदा कह किम किमर्थम ये ब्रैकेट में दिया गया है और इसको हमें क्या करना है, रेखांकित जो वर्ड है वो उसकी जगह पर रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर लिखना है, चेंज करना है ब्रैकेट में से वर्ड लेकर के जो सुटेबल हो। फर्स्ट नंबर, खन्यमाना भूमिः तोयं ददाति, तो हम क्या लिख सकते हैं, खन्यमाना भूमिः किम ददाति, हमने क्या लिया ब्रैकेट से, किम, और किम को कैसे लिखा ये भी देख ले, ध्यान देना है। सेकेंड नंबर, सतपुत्र द्रव्यावसान समय चलता न धते, तो यहां पर हमने क्या लिया, कदा, सतपुत्र कदा चलताम न धत्ते। थर्ड नंबर, एक पक्षो विहगः न प्रयाति, एक पक्ष कह न प्रयाति। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वर्ग सहितम अनुनासिक पदम लिखत, अनुनासिक पद लिखना है वर्ग के साथ, ठीक है। तो वर्ग तो आप लोग समझते होंगे, क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ ञ, ये सब क्या है, वर्ग है, किस वर्ग के आते हैं ये सब पढ़ा होगा अपने छोटी क्लास में। तो देख लेते हैं, तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, पंडितः, ट वर्ग का है ये, ठीक है, और अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया गया हुआ है, प पर ऊपर बिंदी लगी है और यहां पर हमने देखा है कैसे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारा करना है। लंघनम, तो लंघनम क वर्ग कैसे, क ख ग घ अंग, हमने जो यहाँ पर चेंज किया है क्या है, ये अंग, ऐसे लिखते हैं ना लंघनम, तो किस वर्ग का हुआ, क ख ग घ अंग, तो कौन सा वर्ग है, क की लाइन में आता है ना ये अंग, तो ये किस वर्ग का हुआ, क वर्ग का। अब है सेकंड नंबर पंच, तो पंच ये है, हमने कैसे बनाया है पंच, इस प्रकार से, इया है बीच में, तो च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, तो किस वर्ग का आता है ये, च वर्ग का, पंच हो गया। बंधु, तो हमने कैसे चेंज किया है, बंधु आधा न, तो ये किस वर्ग का है, त वर्ग का, त थ द ध न, किस वर्ग का हुआ, त वर्ग का, ठीक है। फोर्थ नंबर तंडुलः, तो तंडुलः अड़, ट ठ ड ढ अड़, ट में क्या आएगा, अड़, तो ये किस वर्ग का हुआ, ट वर्ग का। ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। अभी है फिफ्थ नंबर, श्लोक पूर्ति कुरुत, कहाँ से फर्स्ट नंबर है, शनय पंथा से लेकर के शनय शनय तक, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वहां से भी आप देखकर पूरा कर सकते हैं। तो शनय पंथा, शनय कंथा, शनय पर्वत लंघनम, शनैर विद्या, शनैर वित्तम, पंचायतानि शनय शनय। और दूसरा है नास्ति मेघ समम से लेकर के धान्य समम प्रियम, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति च आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। अभी आपका सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, मातृभाषाया उत्तरम लिखत, मातृभाषा में उत्तर लिखना है, यानी कि इंग्लिश में ही करना होता है क्वेश्चन के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज
Which are the 5 imperishable treasures? तो they are the 5 imperishable treasures are character. First number is character, second bravery, third industriousness, fourth scholarship, and fifth collection of good friends. Now next question number 2. What does the poet want to convey by saying a bird cannot fly with one wing? तो पोएट क्या कहना चाहता है कि एक पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता। इसमें पोएट क्या बताना चाहता, क्या समझाना चाहता है? A bird cannot fly one wing. It requires both the wings. Similarly, in order to be a really learned man, one should have all the qualities like truthfulness, penance, non-violence, knowledge, respect for learned person, and good character. More learning or scholarship is not enough. Third number question. Why is a good son called a lamp? Good son यानी सत्पुत्र को लैंप क्यों कहा गया है, दीपक क्यों कहा गया है? जो अच्छा पुत्र होता है उसको दीपक क्यों कहा गया है चैप्टर में? A lamp gives light and dispels darkness. Similarly, a good son spread light in his own family. He makes the family famous and well known. He is the savior of the family. Now question number 7. आंग्ल भाषायाम् अनुवादं कृत्वा तयो अर्थविस्तारं बोधं च लिखत. तो अनुवाद करके अर्थ विस्तार करना है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी करना है, ट्रांसलेट भी करना है और एक्सप्लेनेशन भी करना है. ठीक है, तो देख लेते हैं. सबसे पहला जो है आपका शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनै शनै. ट्रांसलेशन. गो अलोंग द रोड स्लोली, मेक और यूज द पेस्ट क्विल्ट स्लोली, क्रॉस द माउंटेन स्लोली, acquire knowledge slowly, earn money slowly. These 5 things should be done slowly. Expansion of meaning. Go along the road slowly so as to enjoy the act of walking or not to miss anything interesting. The word kantha has 2 meanings. Make or use the patched quilt carefully, since it is made of old worn out cloths. It need careful handling. The other meaning of kantha is the garment of a mendicant or sannyasi. One should not take sannyas impulsively. Only after thinking for a long time should one go about taking the vow of sannyas. Crossing the mountain is usually done slowly, as it is tiring and also risky to do it fast. Knowledge should be acquired slowly so that the subject is grasped well and fully. Money should be earned slowly, because the desire to get rich quickly is sure to make one go astray. Slow and steady is the best policy in this matter. Moral. Some things have to be done slowly. 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 Next, second number. सोत्साहनां नास्त्य साध्यं नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति. Nothing is impossible for enthusiastic men. All the efforts started in the right direction become fruitful.
Expansion of meaning. Enthusiastic people make effort with all their energy. If the efforts are made in the right direction, the obstacle and the difficulties are easily overcome. The things that once seemed impossible are accomplished in due course. The two illustration of producing fire by rubbing wooden stick and getting water by digging are apt in this connection. All the invention and discoveries made by man point out to the same things. Flying in the sky or reaching the moon was once considered to be impossible. Moral: once we are sure that our efforts are in the right direction, we should put all our energy in the efforts. Now it is translation of chapter. तो चैप्टर का ट्रांसलेशन है ये. फर्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन पहले देख लेते हैं. वॉक स्लोली अलोंग द रोड, यूज द past garment slowly, cross over the mountain slowly, learn slowly, acquire wealth slowly. These 5 things should be done slowly. Explanation: Shanai Kantha can also mean go carefully when you are making past garment. Select the pieces of cloth carefully so as to make best pattern. Kantha also means garment of a sannyasi or sannyas itself. So think well before taking vow of sannyas. While learning a new thing, one should do slowly. Otherwise, the finer points will be missed and learning will not be perfect. The desire to just a minute. तो फर्स्ट नंबर में एक लाइन मिसिंग है डिज़ायर टू के बाद. मैं बोल देती हूँ तो लिख लीजिए, दोबारा से बनाना तो मुश्किल ही होता है. तो डिज़ायर टू के बाद EARN अर्न, MONEY मनी, FAST fast, WILL will, TEMPT tempt, ONE one, TO2 ADOPT adopt, UNFAIR unfair, MEANS means. तो the desire to earn money fast will tempt one to adopt unfair means. तो ये हो गया आपका, यहाँ थोड़ा मिसिंग था तो वो कंप्लीट कर लीजिए. और सेकेंड नंबर ट्रांसलेशन: करेक्टर, ब्रेवरी, इंडस्ट्रियसनेस, स्कॉलरशिप, collections of good friends. These 5 are imperishable treasures that cannot be stolen by thieves. Explanation: good qualities and friends are more valuable than material prosperity. Third number translation: unity with even worthless relatives and is beneficial. The rice grains separated from husk do not grow. Explanation: husk is worthless by itself, but without it rice grains cannot serve their purpose as seeds. If rice grains want to multiply and
prosper, they have to be covered with husk. The same is true about the support of relatives. Fourth number translation. There is no water like that from the cloud. There is no strength like that of self. There is no luster like that of the eye. Nothing is as pleasing as grain. Explanation. The common thing of all these four is that they are natural. Rainwater is the purest one. Willpower is more important than any other power. The luster in the eyes reflects both the physical and mental well-being of a person. What is more pleasing than crops? Fifth number translation. He who accomplishes truth, penance, knowledge, non-violence, salutation to the learned person and good moral character is a real scholar, because the bird having one wing cannot fly. Explanation. Merely having a lot of information does not make one a real scholar. Scholarship should be supported by virtues. A scholar without virtues is like a bird that has only one wing. To have one wing is as bad as not to have wings. A truly learned person knows what is right and what is good. Unless the cultivated virtues unless the cultivates virtues in his life, he will not be a scholar in the real sense of the term. Sixth number translation. Fire is produced from the wood that is rubbed against the other wood. The earth that is being dug gives water. Nothing is impossible for enthusiastic men. All effort started in the right direction become fruitful. Explanation. Sustained and enthusiastic efforts in the right direction ensure success. Even the things that seem impossible are accomplished by making efforts. Now, last paragraph. Translation. Seventh number. This illustrious sun is an indescribable or unique lamp in the house of the dynasty. For it does not heat the vessel, does not produce soot, does not use up oil or ghee, does not diminish the wicks, and does not flicker at the time of termination of material. Explanation. In case of a sun, he does not make the worthy person unhappy, nor does to give rise to moral taint, does not and affection, does not diminish his virtues, does not become unsteady at the time of poverty. तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. थोड़ा लेंदी था. थैंक यू. टेक केयर.